हेलो दोस्तों, तेलुगु कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कक्षा 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने 1 से लेके 8 तक कंप्लीट हो गए थे, मतलब बता दिए थे। अब 9 से लेके 14 तक, 9 अध्याय से लेके 14 अध्याय तक आज की पार्ट 2 में बताने वाले हैं। तो देखो, अध्याय 9 का उदाहरण नंबर 1 है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। वो ये बोल रहा है, एक ऊर्ध्वाधर मीनार है धरती पे, ठीक है। और धरती के एक बिंदु से, धरती का एक बिंदु है, मान के चलो यहाँ एक बिंदु है, इसको मान लेते हैं ए एक बिंदु है। बिंदु से 15 मीटर दूर है। जो मीनार है वो बिंदु से कितने मीटर दूर है? 15 मीटर। ये 15 मीटर दिया है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जो मीनार का शिखर, ये शिखर से उन्नयन कोण मतलब ये नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनता है। तो इसका मतलब उन्नयन कोण ये हुआ। ये कितने डिग्री है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो ये मान लिया अपन ने, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और ये सी। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है एबीसी। अब इसमें मान लेते हैं ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो, अब इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी, आधार दिया है, तो 90 डिग्री के सामने वाली वो क्या होता है? कर्ण। ये कर्ण। और इस कोण के लिए लंब क्या हो? ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया। ठीक है। क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई मीनार की। तो इसको मान लेते हैं एच। तो माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है? एच मीटर। अब मीनार की ऊंचाई एच मीटर है, तो कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज एबीसी। तो समकोण त्रिभुज एबीसी ले लो। समकोण त्रिभुज एबीसी में, अब इसमें थीटा कितने डिग्री, कोण कितने डिग्री? 60। तो थीटा का मान आ गया 60। ठीक है। अब ये लंब है, ये आधार है, तो लंब बटे आधार किस में आता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा लगेगा। टेन थीटा पता क्यों लगेगा? क्योंकि ये लंब है और ये आधार है, और आधार दिया है, लंब ज्ञात करना है। तो एक जो ज्ञात करना है, एक जो दिया है, उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला लगेगा। तो लंब बटे आधार किस में आता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर आ गया लंब बटे आधार, लंब। ठीक है। अब थीटा का मान कितना? 60। 60 रख दो। लंब कितना है? एच। एच रख दो। आधार कितना है? 15। 15 रख दो। टेन 60 का मान कितना होता है? √3। तो √3 बराबर एच बटे कितना? 15। 15 का गुणा √3 में कर देंगे, कितना आ जाएगा? 15 √3 एच। तो एच का मान कितना आ गया? 15 √3 मीटर। ठीक है। अब 9.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सर्कस वाला। ठीक है। तो एक सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो डोरी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। ए बी सी। ठीक है। आकृति 9.11 में दिया गया है। ये आकृति 9.11 में दिया है। देख लो, आप देख सकते हैं। ए सी क्या है? डोर की लंबाई, डोरी की लंबाई 20 मीटर। तो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से, ये खंभा है ए बी के खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया कोण 30 डिग्री है। कितनी डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री। हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी। इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी। तो मान लेते हैं अपन ने, माना खंभे की ऊंचाई एच मीटर। खंभे की ऊंचाई एच मीटर। खंभे की ऊंचाई कितनी? एच मीटर। अब ये देखो, ये 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या है? कर्ण हो जा। और इस कोण के सामने वाली हो जा लंब। और ये कौन सी हो जाए? आधा। क्या है? आधा। तो देखो, ये लंब है और ये कर्ण है। तो देखो, कर्ण दिया है, लंब ज्ञात करना है। तो लंब बटे कर्ण किस में होता है? साइन थीटा में। तो समकोण त्रिभुज लेंगे पहले। समकोण त्रिभुज कौन सा? ए बी सी।
जिसमें थीटा कितने डिग्री है, 30 डिग्री। अब साइन थीटा लगेगा क्योंकि लंब बटे कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में, साइन में। तो साइन थीटा बराबर क्या आएगा, लंब बटे कर्ण। अब देखो थीटा का मान कितना, 30 डिग्री, लंब कितना है h, कर्ण कितना है 20, 20 रख दिया। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, 1/2 आ जाएगा, बराबर कितना, h बटे 20। अब 20 का तिरक गुणा कर दो, तो 20 बटे में कितना आएगा, 2, बराबर h। 2 से 20 10 बार में कट रहा है, तो h का मान कितना आ गया, 10। h बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो इसका मतलब खम्भे की ऊंचाई कितनी होगी, 10। तो आखिरी में लिखोगे अतः खम्भे की ऊंचाई, खम्भे की ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक है। अब जो अध्याय 9 का 9.1 प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट। तो देखें क्या है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री। तो भूमि से एक मीनार है, ठीक है, मीनार के एक बिंदु से, मीनार के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु है, तो मीनार का पास बिंदु ये है, और एक बिंदु ये है, इस बिंदु की बीच की दूरी से दूरी कितनी दी है, 30 मीटर दी है। इनकी दूरी कितनी दी है, 30 मीटर। और मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, तो मीनार का शिखर ये है, यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री कोण बनता है, 30 डिग्री। ठीक है। मीनार की ऊंचाई याद करनी है, मतलब इस मीनार की ऊंचाई याद करनी है आपको। तो ये ए बी सी, ठीक है। तो माना अपन ने मीनार की ऊंचाई क्या, h मीटर है। अरे की ऊंचाई कितनी, h मीटर है। ठीक है। अब ये देखो, ये 90 डिग्री, इसके 30 के सामने वाली भुजा लंब, कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार है, और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण भुजा। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज कौन सा है, एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी, जिसमें थीटा कितने डिग्री है, 30 डिग्री। समकोण त्रिभुज कितना है, एबीसी, जिसमें थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री है तो देखो लंब, हाँ मतलब लंब याद करना है, आधार दिया तो लंब बटे आधार कितना, 10 में। तो क्या लगेगा, 10। तो 10 थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। अब इनका मान रख दो, थीटा का मान कितना है, 30, 30 रख दो। लंब कितना है, लंब है h, h रख दो। आधार कितना, 30, 30 रख दो। 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3। h बटे में कितना, 30, 30 का गुणा 1 से करेंगे, 30 बटे में √3 बराबर है। अब देखो √3 अगर अंडर रूट नीचे है तो उसका क्या होता है, हर का परिमेय करें। तो 30 बटे में √3 गुणित √3 बटे में आएगा √3 बराबर कितना, h। 30 का √3 से करेंगे, 30 √3 आएगा, √3 का √3 से करेंगे, 3 आएगा, बराबर कितना, h। 3 से 30 कट रहा है 10 बार, तो h का मान कितना आ गया, 10√3 मीटर। ठीक है। तो 10√3 मीटर, ये क्या होगी, मीनार की ऊंचाई। तो अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। अब क्वेश्चन नंबर 6, 9.1 प्रश्नावली का, भूमि से 5 है क्वेश्चन नंबर, जो प्रश्नावली 9.1 है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। ये पतंग की ऊंचाई है ना, वो कितनी है, 60 मीटर ऊंचाई है पतंग की, जो 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है। ठीक है। पतंग में लगी डोरी में अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। एक बिंदु से पतंग को ये इसकी डोरी को क्या बांध दिया जाता गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री, इस डोरी का जो झुकाव है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, इस डोरी में कोई ढील नहीं है,
डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब इस डोरी की क्या लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी, ए सी ज्ञात करना। इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा एक कण है, ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ले लें। तो समकोण त्रिभुज एबीसी, जिसमें थीटा कितने 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री। अब देखो ये कर्ण है, कर्ण ज्ञात करना है, लंब दिया है, तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा साइन। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब लंब कितना है 60 है और थीटा का मान कितना है 60 है, तो साइन 60 डिग्री और लंब कितना है 60। ठीक है, और कर्ण कितना है, कर्ण है AC, तो AC रख देंगे। ठीक है, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, 60 में कितना AC, AC के गुणा √3 में करेंगे तो AC √3, 2 का 60 से करेंगे 120। अब AC का मान निकालेंगे तो 120/√3। अब √3 का क्या करेंगे हर का परिमेय करें, तो AC बराबर कितना 120/√3 गुणित √3/√3, 120 √3, √3 का √3 से करेंगे 3। ठीक है, तो 3 से 120 कट गया कितनी बार 4, 40 बार। तो AC बराबर कितना आ गया 40√3। इसका मतलब डोरी की लंबाई कितनी होगी 40√3। तो आखिरी में क्या लिखोगे, अतः डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है। ठीक है, अब अध्याय 10 के इनपुट 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, 3 में से आपको एक क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। तो क्वेश्चन 10(1) का तीसरा क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। वो क्या बोल रहे हैं, एक वृत्त है, वृत्त का जो केंद्र है वो O है। ठीक है, एक वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर, तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक जो Q है ओ क्यू बराबर कितना दिया है, ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। ओ से जाने वाली एक रेखा पर बिंदु Q है, तो O से जाने वाली रेखा एक Q है, उससे बिंदु क्या है Q पर इस प्रकार मिलती है, मिला दिया। अब PQ केंद्र की क्या है स्पर्श रेखा, तो जो PQ है ना वो क्या है स्पर्श रेखा, मतलब ये P है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये फिर में 10(1) फिर में ये बोलती है कि ये त्रिज्या होती है ना वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब, तो ये लंब होता है, तो मतलब इसका मतलब ये 90 डिग्री। तो इसमें देखो दो भुजाएं दी है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी है, तीसरी किससे निकलती है पाइथागोरस प्रमेय से। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज OPQ, OPQ में पाइथागोरस प्रमेय, में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग, अब कर्ण का वर्ग कितना है 12, तो 12 रख, ये 12। लंब का वर्ग कितना है 5, लंब कितना है देखो कर्ण 12 है तो 12 रख दिया। कर्ण लंब कितना है, देखो इस कोण के लिए ये लंब होगा और ये कर्ण होगा, ये आधार होगा। तो लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 12, 12 रख दिया। लंब कितना है 5, 5 रख दो। आधार ज्ञात करना है, मतलब आधार क्या PQ, PQ। ठीक है, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25 प्लस PQ का वर्ग। 25 को इधर ले आओ, 144 में से 25 जाएगा कितना आ जाएगा
119 कितना आएगा 119। वर्ग हटाएंगे रूट आएगी अंडर रूट 119 पी क्यू। तो पी क्यू बराबर कितना आ गया एक अंडर रूट 119। देखो जरा पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी थी, कितने आ गई अंडर रूट 119। आखिरी में लिखोगे अतः पी क्यू की लंबाई अंडर रूट 119 मीटर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 6, ये 10 दो प्रश्नोवाली का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। क्वेश्चन 6 क्या बोला है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी है। एक वृत्त के एक बिंदु ए से दो वृत्त के केंद्र से जो 5 सेंटीमीटर दूरी है। यहाँ एक बिंदु ए है, एक केंद्र यह है, इससे कितनी दूरी पे 5 सेंटीमीटर दूरी। ठीक है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। ये वृत्त की स्पर्श रेखा इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ये वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी। उसी प्रकार का क्वेश्चन बन गया ओ, इसको दे देते हैं बी। तो समकोण त्रिभुज ओ बी ए बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज ओ बी ए में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब लंब कर्ण क्या होंगे, ये 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण होगी। इस कोण के लिए ये लंब है और ये आधार है। तो कर्ण कितना 5 दिया है, आधार कितना 4 दिया है। तो कर्ण कितना दिया 5। लंब ज्ञात करना है, ओ बी है लंब, क्या है ओ बी। आधार कितना है 4, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है 25। ओ बी का वर्ग 4 का वर्ग कितना होता है 16। 16 इधर आएगा तो 25 में से 16 गया, ओ बी का वर्ग 25 में से 16 जाएगा कितना होतेगा 9। तो ये आ गया ओ बी का वर्ग। वर्ग हटाएंगे तो रूट आएगा, या करके लिखेंगे ओ बी बराबर अंडर रूट 9। 9 किसका वर्गमूल होता है 3। तो ओ बी बराबर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ओ बी कितना आया 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। अतः क्या लिखोगे, वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 10 का। तो दो साकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या। साकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, साकेंद्रीय वृत्त होते हैं कि जिसका केंद्र एक ही हो, दोनों वृत्त का केंद्र एक ही हो, उसको बोलते हैं। जैसे ये एक केंद्र है, एक वृत्त ये है, इसी के बाहर एक और वृत्त है, इस प्रकार। ठीक है। तो ये साकेंद्रीय वृत्त होते हैं। ये क्या होता है साकेंद्रीय वृत्त। क्या होगा साकेंद्रीय वृत्त। असाकेंद्रीय वृत्त है जिसकी वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर। तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है। और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये त्रिज्या बड़े वृत्त, जो बड़े वृत्त की जो जीवा है, बड़े वृत्त के जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। छोटे वृत्त की क्या है स्पर्श रेखा, ये छोटे वृत्त की क्या है स्पर्श रेखा, और बड़े वृत्त की क्या है लंबाई, जीवा की लंबाई। छोटे वृत्त की क्या है स्पर्श रेखा। ठीक है। तो ये अब इसमें इसको O मान लेते हैं, इसको A B C मान लिया। क्या ज्ञात करना है, ए सी ज्ञात करना है, जीवा की लंबाई। तो जीवा की लंबाई, अब ये ओ बी क्या मान लेते हैं, इसका लंब समद्विभाजित कर रहा है ओ बी लंब समद्विभाजित कर रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री का। क्यों 90 डिग्री है, क्यों पढ़ा है अपन ने स्पर्श रेखा पर कोई अगर त्रिज्या बनती है तो वो
लंबवत होती है तो 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये बराबर भागों में विभाजित करेगा ए बी बी सी के। अगर आपने ए बी ज्ञात कर लिया तो उसको बी सी के बराबर होगा तो वो आ जाए। ठीक है, तो क्या लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ओ बी ए में पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय द्वारा या प्रमेय से, ठीक है, क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखो कर्ण कितना है, कर्ण है ये 90 डिग्री के सामने वाला, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार। तो कर्ण कितना है, 5, 5 रख दिए। लंब कितना है, 3, 3 रख दो। आधार कितना है, ए बी रख दो, ए बी। 5 का वर्ग कितना, 25। 3 का वर्ग कितना, ए बी का वर्ग। 9 प्लस के इधर आके माइनस, तो 25 माइनस कितना आ गया, 9, ए बी का वर्ग। 25 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 16, तो ए बी का वर्ग। वर्ग हटाएंगे तो क्या आएगा, रूट। तो ए बी बराबर कितना आ गया, 16 अंडर रूट। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो ये भी कितना आ जाएगा, 4 से। अब ए बी आ गया 4 सेंटीमीटर। तो देखो ये ए बी किसके बराबर होगा, बी सी के। ए बी किसके बराबर है, बी सी। यहाँ लिख सकते हैं ए ओ बी लंब है किस पर, ए सी। ओ बी क्या है, लंब है ए सी पे, और लंब समद्विभाजित है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, लंब समद्विभाजित है इसलिए, ठीक है। ओ बी, ओ बी, ओ बी लंब समद्विभाजित, लंब समद्विभाजित, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं ओ बी ए सी पर लंब समद्विभाजित चित्र है, ठीक है। तो बराबर होंगे। अब ए बी 4 है तो बी सी भी कितना होगा, 4। तो बी सी बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, ए सी। ए सी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी से जोड़ है, तो ए सी आएगा ए बी प्लस बी सी। ये आ जाएगा 4 प्लस 4, 4 और 4 के फिर जोड़ेंगे 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जीवा की लंबाई कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो दो, अब ये है ना जो 13.2, 13.2 के क्वेश्चन बता रहे हैं इंपोर्टेंट, क्योंकि देखो अभी 10 बताया था, 10 के इतने तीनों क्वेश्चन करने हैं, और 11 अध्याय के हमने 11 अध्याय के एक प्ले लिस्ट में एक वीडियो डाली है, वो उसमें जाके देखना आप, ठीक है। 11 अध्याय का हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए। ऐसे ही 12 अध्याय के भी हमने मोस्ट 5 क्वेश्चन इंपोर्टेंट डाले हैं। तो 12 के एक बार और बता देते हैं, सिर्फ इसमें 3 क्वेश्चन कर लेना। 12.1 प्रश्नावली का पहला, 12.1 प्रश्नावली का पहला, और कौन सा, नवा, क्वेश्चन नंबर 9। फिर इसके बाद 12.2 प्रश्नावली का पहला, ये 3 क्वेश्चन कर लेना, और इसके सॉल्यूशन चाहिए तो वो वीडियो आप अच्छे से उसको देख लें, ठीक है। 5 बेस्ट क्वेश्चन बताएं, टॉप 5 क्वेश्चन, उसमें से ये 3 क्वेश्चन आपको करके ही जाना है, 3 में से एक क्वेश्चन आएगा। और 11 अध्याय की भी वीडियो अपलोड की हुई, ठीक है। अब जो 13.2 है, 13.2 मतलब 13 अध्याय से बहुलक आता है, इसलिए 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कराना है, ठीक है। इसमें हम एक ही क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि इसमें आपको विधि सीखनी है। बहुलक में विधि आना चाहिए, कोई सा भी क्वेश्चन दे देते हैं वो, तो बहुलक में आपको एक विधि आना चाहिए कि बहुलक को हल कैसे करें, ठीक है। तो इसमें बहुलक की निम्न सीमा निकालनी है, और वर्ग माप निकालना है। वर्ग माप यानी एच होता है, और जो F1 F0 F2 निकालना है, ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये एफ आई का, ठीक है, रोगियों की संख्या दी है। तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस का F1 माइनस
F0 बटे में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में कितना H। अब इनको सबको निकालना है, इसके मान इसमें रखना है, ठीक है। अब कैसे आएंगे, F1 वाले F1 F0 F2 तो आएगा Fi के टेबल में, तो Fi का टेबल दिया रहेगा इस पे। अब सबसे बड़ा Fi के टेबल में सबसे बड़ा नंबर है उसको F1 बोलेंगे, तो सबसे बड़ा नंबर कितना है F1। उसके जस्ट ऊपर वाला कितना F0 हो जाएगा, तो इसके ऊपर वाला F0 और उसके जस्ट नीचे वाला F1 के नीचे वाला हो जाएगा F2। दोबारा बता रहे हैं, अच्छे से देखना। सबसे बड़ी संख्या देखनी है 23 है, तो F1 हो गया, उसके जस्ट ऊपर वाला F0, नीचे वाला क्या हो गया F1 के सामने वाला ये अंतराल है, ठीक है। इसको वर्ग बहुलक वर्ग बोलेंगे। तो बहुलक वर्ग कितना है, तो बहुलक वर्ग 35 से 45 है, ठीक है। अब L का मान निकालना, L क्या है, बहुलक की निम्न सीमा। तो बहुलक की निम्न सीमा कितनी है 35, तो L का मान कितना आया 35, ठीक है। अब वर्ग माप निकालना, वर्ग माप यानी h होता है, तो इस वर्ग का माप कितना है 45 में से 35 जाएगा कितना आएगा 10 आएगा, तो इनका माप h बराबर कितना है 10, तो वर्ग माप कितना आ गया 10। F1 F2 F0 तो निकाल ही लो, तो F0 कितना है 21, F1 कितना 23, कितना है 23, और F2 कितना है 14। तो ये सारे मान उठा के इसमें रख, तो L का मान कितना आ गया 35 प्लस F1 का मान कितना है 23 माइनस 21, ठीक है। दो गुणित कितना F1 का मान 23, ठीक है, माइनस F0 का मान कितना है, F0 का मान 21 और F2 का मान कितना है 14 और H का मान कितना है 10, तो 10 रख। 23 में से 21 जाए कितना आएगा 2, तो यह आ जाएगा 35 प्लस 23 में से 2 21 गया 2 बचा, 23 उन्नीस 46, 21 और 14 कितना हो जाएगा 35, तो ये आ गया 35 गुणा में कितना आ गया 10। 46 में से 35 जाए 11 है, तो ये 35 प्लस 10 का गुणा 20 से करेंगे, 2 से करेंगे 20 आ जाएगा, और 46 में से 35 गए कितना आ गया 11। अब एक और ये है कि इससे इसके नीचे एक मान लो लघुत्तम ले लो, वैसे हल कर लो, या 11 के 20 में भाग दे दो फिर जोड़ दो। तो 11 का 20 में भाग देंगे, तो 11 एकम 11, माइनस करने पे कितना आएगा 9, दशमलव लगाएंगे क्योंकि 9 से नहीं जा रहा, ये दशमलव 0, 90 हो गया, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, ठीक है। माइनस करेंगे 2 फिर 0 लगाए, 11 एकम 11, देखो माइनस करेंगे 9 आ रहा है, बार बार वही रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यहीं लिख छोड़ सकता था। तो 35 प्लस कितना 1.81, अब इसको जोड़ दो, 35 से 1 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 36.81, जो भी इकाई है वो लिख दो, वर्ष में दिया है वर्ष में लिख दो, ठीक है। तो ये है बहुलक, और बहुलक आपको करना है, मेथड आना चाहिए, एक बहुलक का क्वेश्चन 100% आएगा, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। अब 13 अध्याय के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, अब 14 के, ठीक है। तो 14 में हम ये जो 14 एक का क्वेश्चन नंबर 5 है ये बता रहे हैं, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने के चांस। यदि P बराबर 0.05 है तो E नई है की प्रायिकता ज्ञात करनी, E नई की प्रायिकता क्या है वो ज्ञात करनी। तो इसमें हल कैसे करना है, देखो P बार दिया है तो एक फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस P बार बराबर कितना 1 होता है, P प्लस P बार बराबर कितना 1। E नई का मतलब E बार होता है, E नई का मतलब क्या होता है E बार, तो इसका मतलब E बार ज्ञात करना है। अब P कितना दिया 0.5, तो 0.5 रख दो, प्लस P बार ज्ञात करना है बराबर कितना 1, ये 0.05 है, प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो P बार बराबर 1 माइनस 0.05, एक में से इसको 0.05 में से घटाएंगे, 0.05, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 0 गया 9,
और यहाँ कितना 0, तो कितना आंसर आएगा 0.95। यही इसका आंसर होगा। तो इसी प्रकार इसको हल करना बहुत सरल है, अच्छे से करना है। अब उदाहरण नंबर 1 है। उदाहरण नंबर 1 इम्पोर्टेंट है। एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला। इसी के आगे एक और इसी में है, एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए एक सिक्के को एक बार उछाला। तो एक सिक्के को उछाला जाता है तो कितनी संभावना होती है? कुल परिणाम दो होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एच बराबर कितना, एच या टी आएगा। तो एन एच बराबर कितना आ जाएगा, 2। एन एच बराबर कितना आ जाएगा, 2। एन एच का मतलब यह है कुल परिणाम कितने होंगे, 2। ठीक है। अब मान लेते हैं, माना अपन ने घटना मान ली, घटना ई, माना घटना ई, चित्त प्राप्त। क्या प्राप्त हो? चित्त प्राप्त हो। क्या हो? चित्त प्राप्त। अब चित्त प्राप्त हो तो चित्त कितनी है? चित्त कितना बार आ रहा है? एक बार। तो ई बराबर कितना आ गया, एच अकेला। तो इसमें कितने अवयव है? एन ई बराबर कितना आ जाएगा, एक। तो अब इसकी प्रायिकता निकालना है, पी ई की प्रायिकता निकालना, तो पी ई बराबर एन ई बटे में कितना, एन एस, इसका फॉर्मूला है। तो एन ई का मान कितना है, 1। ये 1 रख दो। एन एस बराबर कितना है, 2, तो 1/2। तो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी, 1/2। अगर इसी में चित्त की जगह पट पूछ लें, पट प्राप्त करने की प्रायिकता, तो उसको कैसे करेंगे? तो देखो, सिक्कों को एक बार उछालेंगे तो प्रतिदर्श समझते क्या हो सकते हैं, या तो सिक्के पे हेड आए या टेल आए। तो एस बराबर हेड या टेल। ठीक है। एन एस बराबर कितना, 2। मतलब कुल परिणाम कितने होंगे, 2। तो कुल परिणाम एन एस बराबर कितना आ गया, 2। अब घटना जिसकी पूछी है उसको मान लो ई। तो माना घटना ई पट प्राप्त करना है, प्राप्त हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पट प्राप्त करना है, तो पट कितनी बार आ रहा है, एक बार। पट यानी टेल है, ठीक है। तो पट कितना आ रहा है, एक बार। तो ई बराबर कितना आएगा, टी। तो एन ई बराबर कितना आ गया, एन ई बराबर आ गया 1। तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो पी ई बराबर कितना आएगा, एन ई बटे में कितना, एन। एन ई बटे में कितना आएगा, एन। एन ई का मान कितना आ गया, 1। एन एस का मान कितना है, 2। तो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी, 1/। अब ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये 20वां क्वेश्चन होगा, देख लेना। 20 बल्बों का एक समूह है, 4 बल्ब खराब है। 20 बल्ब का एक समूह है जिसमें 4 बल्ब खराब दिए हैं। इससे समूह में से एक बल्ब यद्यक्षर निकालते हैं, अचानक से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब होगा? खराब बल्ब होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता कैसे निकालो? देखो, कुल बल्ब कितने हैं, 20। तो कुल बल्ब बराबर कितना, 20। ठीक है। अब कुल बल्ब 20 हैं, खराब बल्ब कितने हैं? खराब बल्ब कितने हैं? 20। खराब बल्ब कितने हैं? 20। अब खराब बल्ब 20 हैं, खराब बल्ब 4 हैं, तो 4 लिख दिया। कुल बल्ब की संख्या कितनी है, 20 है, और खराब बल्ब कितने हैं, 4, तो 4 लिख दिया। अब इसमें ये पूछ रहे हैं किसकी प्रायिकता निकालनी, ये बल्ब खराब हो, ये बल्ब खराब हो, इसकी प्रायिकता निकालें। तो खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता, खराब बल्ब निकाले जाने की प्रायिकता कैसे निकलती है? देखो, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितने हुए, 20। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 4। मतलब कुल कितने हैं, कुल वाला नीचे आता है और जिसका पूछते हैं वो ऊपर आता है। तो 4 बल्ब खराब हैं तो ऊपर आएगा, नीचे आएगा 20। 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो कितना आ गया, 1/5। तो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी, 1/5। तो आगे समझ में कैसे करना है। अब दूसरा क्वेश्चन, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, और रेशमा के मैच जीतने की जो प्रायिकता है, रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है, वो ज्ञात करनी। तो संगीता की जो जीतने की प्रायिकता है वो कितनी, 0.62 है। तो मान लेते हैं संगीता के जीतने की प्रायिकता, मैच जीतने की प्रायिकता,
PS बराबर कितना 0.6। ठीक है, रेशमा के जीतने के प्रायिकता को PR मान लेते हैं। तो रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी PR। देखो अब दो ही लोग खेलना है, तो दो लोग खेलना है, एक जीतेगा एक हारेगा। एक के जीतने की प्रायिकता है तो एक के हारने की प्रायिकता। तो क्या आएगा PS की, अगर PR अपन को रेशमा के जीतने की प्रायिकता निकालनी है तो कैसे आएगी 1 माइनस PS, मतलब रेशमा संगीता की प्रायिकता माइनस कर देंगे एक में से। ठीक है, तो संगीता की प्रायिकता कितनी है जीतने की, एक 1 - 0.6। अब इसमें से इसको घटाएंगे 1 0 0 0.62, 10 में से 2 गया 8 आया। यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 6 गया 3, तो ये आ गया 0.38। तो 0.38 आ गया। तो ये किसकी रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी आ गई 0.38। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है, थैले में कितनी गेंद है, थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं तो हम आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो आप कर लेना। ठीक है, कितना सिंपल है वो देखना। 3 लाल है 5 काली गेंद है, तो 3 और कुल गेंदें कितनी हो गई, कुल गेंद कितना आएगा 3 + 5 कितना हो गया 8, 8 आ गई। तो कुल गेंदें कितनी आ गई 8। इस थैले में से एक गेंद अधिकतर निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी है, तो लाल गेंद कितनी है इसमें, लाल गेंद बराबर कितना 3, तो लाल गेंद कितनी है 3। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है किसकी, लाल की, तो की लाल हूं, उसकी प्रायिकता कैसे आएगी, ये देखो कुल वाला नीचे आएगा, आ गया 8। लाल गेंद कितनी है 3, तो ये आ गई 3/8। तो ये पहला आंसर हो गया बस। अब दूसरा, पी लाल नहीं हो, लाल नहीं हो, लाल नहीं हो का मतलब एक में से उसको घटा दो, नहीं है, एक में से नहीं ज्ञात करना तो एक में से उस प्रायिकता को घटा दो। तो 1 - 3/8 लघुत्तम लेंगे 8, 8 में का 1 से गुणा करेंगे 8 एकम 8, 8 - 3, 8 में से 3 गया कितना आएगा 5/8। तो इसी प्रकार कंचे वाले क्वेश्चन है, कंचे वाला भी क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। उदाहरण में भी तो ऐसे क्वेश्चन दिए, दो गेंद वाले और कंचे वाले, तो आपको इसी प्रकार करने हैं। ठीक है, अब देखो एक पत्ते वाला क्वेश्चन आता है, तो पत्ते का बेसिक बता देते हैं हम। तो 52 कुल पत्ते कितने होते हैं 52 होते हैं। अब ये 13 13 में डिवाइड हो जाते हैं, 13 13 13 13, 13 हुकुम के पत्ते होते हैं। 13 क्या होते हैं हुकुम के पत्ते। 13 होते हैं चिड़ी के पत्ते, किसके, चिड़ी के। और 13 होते हैं पान के, 13 होते हैं ईंट के पत्ते। तो 13 पत्ते हुकुम के होते हैं, 13 पत्ते चिड़ी के, 13 पत्ते पान के, 13 पत्ते कितने ईंट के होते हैं। ठीक है, अब इसमें 3 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं जिसको बोलते हैं गुलाम बेगम बाग, गुलाम बेगम बादशाह। ठीक है, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें, गुलाम बेगम बादशाह इसमें भी होंगे, लिख देते हैं ऐसे ही। ठीक है, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी। तो ये तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं 12, 12 होते हैं। 3 इसमें, 3 इसमें, 6 3 9 3 12। ठीक है, अब इसके बाद एक इक्का होता है, इक्के कितने होते हैं, इक्का का पत्ता इसमें भी होगा, इसमें भी होगा इक्का का पत्ता, इक्का का पत्ता इसमें भी होगा, इक्का का पत्ता इसमें भी। ठीक है, तो इक्के के पत्ते कितने होते हैं 4। ऐसे ही 1 से लेकर कितने तक आते हैं 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। तो कुल के पत्ते कितने हो गए इसमें 13, सब में कितने होगा 13, 13 चौके कितना होगा 52। अब जो हुकुम के और चिड़ी के जो पत्ते होते हैं ये काले रंग के होते हैं। तो जो काले रंग के होते हैं, काले रंग के जो पत्ते होते हैं वो 26 होते हैं। और जो लाल रंग के पत्ते होते हैं, ये पान और ईंट लाल रंग के होते हैं। तो लाल रंग के जो पत्ते होते हैं वो भी 26 होते हैं। अगर किसी ने पूछा कि तस्वीर वाले काले रंग की प्रायिकता बता, काले रंग के पत्तों की प्रायिकता, तो तस्वीर वाले कितने 3 है, और 3 6, तो 6 कितने होंगे 6 होंगे काले रंग के पत्ते।
तो काले रंग की पत्तों की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 6/52, ठीक है? 6/52। अब इसके बाद अगर उन्होंने ये बोले तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे? 3, 3 6, 3 कितने 9 और 3 12। तो 12 तस्वीर वाले पत्ते होंगे तो उनकी प्रायिकता कितनी होगी? 12/52 और 12 से 52 जितनी भी बार कटता है वो का, ठीक है? इसके बाद अगर उन्होंने पूछे हुकुम के पत्तों की प्रायिकता, तो हुकुम के पत्ते कितने हैं? 13, तो कितना आ जाएगा? 13/52। चिड़िया के पत्तों की पूछा तो 13/52। पान के पत्तों की वो पूछा प्रायिकता तो 13/52। ईंट के पत्तों की प्रायिकता बोली 13/52, ठीक है? तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए। और अगर पूछा काले रंग के पत्तों की संख्या, पत्तों की प्रायिकता, तो काले रंग के पत्ते कितने हैं? 26। कुल कितने पत्ते हैं? 52, तो 26 लाल रंग के पत्तों की प्रायिकता, तो लाल रंग के कितने हैं? 26। कुल कितने हैं? 52। तो इस प्रकार क्वेश्चनों को हल करना है, ठीक है? तो ये हो गया आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब एक और पार्ट जो लास्ट थर्ड पार्ट होगा ओटीओ का, और ओटी में हम जो 30 नंबर के ओटी है जो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे, वहीं से 100% कल आपकी ओटी में आएंगी। तो